हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू मैथ्स वाटिका। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। पिछले क्लास में हम लोग 13 तक क्वेश्चन किए थे, तो नंबर 14 से उसके आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। यह जो सीरीज चल रहा है इसमें हम लोग 3250 प्लस वाली बुक से मैथ और रीजनिंग दोनों कर रहे हैं। पीछे जो क्लासेज हुआ है उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जहाँ से जाकर के आप पीछे के क्लासेस को देख सकते हैं, जहाँ पे आपको मैथ और रीजनिंग दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यह क्वेश्चन आपका सीरीज का है, हमें यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या वैल्यू होगा। तो एक बार डिफरेंस चेक करते हैं। देखिए 55 और 104 में कितना का डिफरेंस है सर? 55 और 104 में 49 का अंतर है। 49 ज़्यादा है, 50 जोड़ेंगे तो 105 हो जाता, एक कम है तो 49 का अंतर है। 104 और 140 में कितना का अंतर है? 36 का अंतर है। और 140 और 165 में अंतर कितना का है? 25 का अंतर है। इस नंबर को ज़रा गौर से देखिएगा। 49 ज़्यादा, फिर 36 जोड़ा, फिर 25 जोड़ा। 49 क्या है? 7 का स्क्वायर। 36 क्या है? 6 का स्क्वायर। 25 क्या है? 5 का स्क्वायर। तो पहले 7 का स्क्वायर जोड़ा, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। तो आगे हम क्या करेंगे? आगे हम इसमें 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। तो 165 में 16 जोड़िएगा, कितना हो जाएगा आपका? 181। यानी विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस बैच के अंदर लगातार बने रहिएगा। इसके सारी वीडियोस को आप देखते रहिएगा, क्योंकि यह जो बैच है वो आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इसमें हम लोग रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन को देख रहे हैं, लेकिन सारे एग्जाम के लिए यह बैच आपका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बोला है कि इस प्रश्न में संख्या प्रतीकों के एक समूह को नीचे दी गई तालिका और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ संख्या या प्रतीक है और उसका कूट है। कूट का मतलब होता है कोड। तो यहाँ कोड दे रखा है, जैसे 7 का कोड है S, 5 का कोड है D, E का कोड है M, प्रतिशत का कोड U, एंड का कोड T। सबका कोड आपका दे रखा है। कूट का मतलब होता है कोड। अब यहाँ एक कंडीशन दिया है, कंडीशन को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। बोला यदि दूसरा घटक एक विषम संख्या हो और अंतिम घटक एक सम संख्या हो तो इन दोनों यानी दूसरा और अंतिम घटक के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। यह जो कोड आप देख रहे हैं ना, यह कोड आपका कंडीशनल कोड है। कंडीशन क्या क्या है? पहला कंडीशन है कि अगर दूसरा घटक एक विषम संख्या और अंतिम घटक एक सम संख्या हो तो फिर दोनों के कोड को आपस में बदल ले। उसके बाद क्या बोला है? तीसरा घटक एक सम संख्या और पाँचवां घटक एक प्रतीक हो तो इन दोनों के कूटों को आपस में बदला जाना चाहिए। यहाँ पे 3 कंडीशन दिया है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन वास्तव में क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, यह वाला है E75% एंड 4% और 8। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ सके। पहले क्या है? E है, उसके बाद 7 है, फिर आपका 5 है। E7 5 हो गया। प्रतिशत, उसके बाद एंड है, फिर आपका 4 है। ठीक है, उसके बाद प्रतिशत है और फिर क्या है आपका? प्रतिशत है और 8 है। ज़रा देखिए तो यह कौन से कंडीशन को पूरा कर रहा है? यहाँ बोला है कि दूसरा घटक एक विषम है। देखिए तो क्या इसका दूसरा घटक विषम है? देखिए पहला दूसरा, हाँ सर दूसरा घटक तो आपका विषम संख्या है। आगे क्या बोला है? और अंतिम घटक एक सम, और इसका जो अंतिम घटक है क्या यह एक सम संख्या है? हाँ सर है। यानी पहले कंडीशन को यह क्वेश्चन पूरा कर रहा है। क्या हो रहा है इसमें? दूसरा घटक विषम संख्या और अंतिम घटक जो है वो आपका एक सम संख्या है। तो करना क्या है? तो करना यह है कि इन दोनों के कूट को यानी कोड को आपस में बदल दीजिए। उसके बाद देखिए आगे कोई कंडीशन फॉलो कर रहा है क्या? तीसरा घटक एक सम संख्या, देखिए तीसरा घटक सम संख्या नहीं है, चलिए आगे बढ़िए। पांचवा घटक एक प्रतीक, पांचवा घटक देखिए 1 2 3 4 5, हाँ पांचवा घटक एक प्रतीक है। प्रतीक यानी कि सिंबल, जैसे एंड है, प्रतिशत है, @ होता है, सबको हम लोग प्रतीक यानी कि सिंबल बोलते हैं। और छठा घटक भी एक प्रतीक। देखिए पांचवा भी प्रतीक, छठा भी प्रतीक नहीं है। तो केवल एक कंडीशन को पूरा कर रहा है, पहले शर्त को पूरा कर रहा है। तो पहले शर्त के अनुसार क्या बोला था कि अगर दूसरा घटक विषम हो और अंतिम सम हो तो दोनों के कोड को बदल दीजिएगा। कहने का मतलब कि 7 का कोड देखिए कितना है? S। तो 7 का कोड S है और 8 का कोड कितना है? 8 का कोड A है। इस दोनों के कोड को आपस में बदल दीजिए। यानी यहाँ लिखेंगे हम A और यहाँ क्या लिखेंगे? S लिखेंगे। दोनों के कोड का अदला बदली कर देना है। ठीक है, बाकी सबका कोड जैसे है लिख दीजिए। देखिए ई का कोड कितना है? M, तो ई के जगह पे हम ई के जगह पे M लिख देंगे। 5 का कोड कितना है सर? 5 का कोड है D, तो 5 के जगह हम D लिखेंगे। प्रतिशत का कोड है U, तो प्रतिशत के जगह U लिखेंगे। एंड का कोड देख लीजिए T है, तो एंड के जगह T लिखेंगे।
उसी तरीके से 4 का कोड L है तो 4 के जगह L लिखेंगे। प्रतिशत का कोड देख लीजिए, U है तो प्रतिशत के जगह U लिखेंगे। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा MADUTLUS। देख लीजिएगा क्या विकल्प B सही आंसर होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आपको बनाना है। और पीछे जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसके सारे पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। सीधे हम यहाँ पे आएंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन के अनुसार हम लोग कंडीशन देख लेंगे कि कौन से कंडीशन को यह क्वेश्चन पूरा कर रहा है, उसके अनुसार हमें इसे सोल्व कर लेना है। नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को जैसे बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह का है, थोड़ा सा बस कंडीशन का ध्यान रखना होता है। यहाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, बोला है शब्द डॉटर में आगे और पीछे दोनों दिशाओं से। अच्छा, यह जो इंस्ट्रक्शन दिया है नहीं भी देगा फिर भी हम लोग दोनों दिशाओं से ही चेक करते हैं। ऐसे कितने अक्षर युग्म है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ऐसे कितने अक्षरों का जोड़ा है जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला। यहाँ यह बोला गया है कि जो भी आप वर्ड देख रहे हैं इसमें जितने भी लेटर है उसमें उतना ही दूरी होना चाहिए जितना अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में। तो ऐसे कितने शब्दों के जोड़े हैं, देखिएगा करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में। शुरू करिए यहाँ से पढ़ना। सबसे पहले देखिए डी के बाद क्या आता है ई, उसके बाद एफ, उसके बाद जी। देखिए मैच कर गया DEFG, इसका मतलब एक पेयर तो डी और जी बन गया। आप बोलोगे सर यह पेयर कैसे बना दिए, तो आप डी और जी के बीच में सोचिए तो कितना लेटर होता है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में। सर डी और जी के बीच में होता है EF और उसके बाद जी आता है, मतलब कितना लेटर होता है, 2 लेटर होता है। इस शब्द में भी डी और जी के बीच में कितना लेटर है, 2 लेटर है। तो यही चीज़ आपको पकड़ना कि यहाँ पे 2 लेटर के बीच में उतना ही दूरी हो, उतना ही गैप हो जितना कि मूल अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में। तो डी और जी के बीच में 2 लेटर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में भी आता है और यहाँ भी डी और जी के बीच में कितना लेटर आया है आपका, 2 लेटर आया है। तो इसको काउंट कर लीजिए। तो तरीका हमने आपको क्या बताया कि पढ़ना शुरू करिए। डी है तो DEFG, अब रुकिए मत, मिल गया तो यहाँ लिख दीजिए H। अच्छा, एक डी के साथ H भी मैच कर गया तो DH। देख लीजिए डी और H के बीच में 1 2 3 गैप है। आप डी और H लिख के देखिए उसके बीच में भी कितना गैप हो जाएगा आपका, कितना लेटर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ भी 3 लेटर है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में भी 3 लेटर है। तो DEFGHIJK, अब मैच नहीं किया, दूसरा लेटर उठाइए ABCDEFG, मैच नहीं किया, यू से शुरू करिए UVWXYZ। GH, एक जी के साथ क्या मैच कर गया आपका, H। रुकिएगा नहीं, आगे बढ़ते जाइएगा। GHIJK TUVEFR नहीं। अब जो काम आप लेफ़्ट टू राइट किए हैं वही काम आपको राइट टू लेफ़्ट भी करना पड़ेगा। करिए RST, तो R के साथ एक मैच कर गया T। देखिए RST UVWXY नहीं, EFGHIJK नहीं, TUVWXYZ नहीं है, HIJ नहीं है, GHI नहीं है, UVWXABC नहीं। तो कुल मिला के कितना जोड़ा आपका बन गया, कुल मिला के 4 ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच में उतना ही अक्षर है जितना कि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में। अगर हम यहाँ से चले थे R से T की तरफ, देखिए RST, आप R से T लिखिए RST, R और T के बीच में कितना लेटर है, 1 लेटर। यहाँ भी देखिए R और T के बीच में कितना लेटर है, 1 लेटर। तो दोनों तरफ से चेक करना जरूरी है, बाएँ से भी और दाएँ से भी। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, बोला है एक जंगल में 6 जिराफ है P Q R S T और U। अब इसको अरेंज करना है, इसमें से प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, S Q से लंबा है। आपको करना यह है ऐसे क्वेश्चन में कि जो लंबा होगा उसको ऊपर लिख दीजिएगा और जो छोटा होगा उसको नीचे लिख दीजिएगा। बोला S Q से लंबा है तो S को कहाँ रखेंगे सर, Q के ऊपर रखेंगे क्योंकि S तो Q से लंबा है। P R से लंबा है, यहाँ तो ना ही P है और ना ही R है, तो अलग कहीं लिख लेते हैं। P R से लंबा है, P को हमने क्या कर दिया, R से लंबा बना दिया। अब जहाँ भी P रहेगा P के नीचे क्या लिखना है आपको, R लिखना है क्योंकि बोला P R से लंबा है। आगे चलिए, S T से छोटा है, S जो है वह T से छोटा है तो T ऊपर रहेगा इसके, S तो T से छोटा है यानी T S से बड़ा है तो T S के ऊपर हो गया। Q P से लंबा है, Q जो है वह P से लंबा है तो देखिए अब इसको आप यहाँ पर रख दीजिए, Q P से लंबा है यानी P छोटा हो जाएगा Q से, तो जब P छोटा होगा तो R भी छोटा हो जाएगा। आगे, अच्छा Q P से लंबा है किंतु T से छोटा है, Q जो है P से लंबा है T से छोटा तो T से तो छोटा है, P U से छोटा है, T जो है ना यह U से छोटा है, U कहाँ रहेगा, T के ऊपर। अरेंजमेंट आपका बन के तैयार हो गया। पूछा है इन 6 जिराफों में कौन सा जिराफ सबसे छोटा है, देख लो भाई, सबसे नीचे जो आएगा वही सबसे छोटा होगा, R सबसे छोटा है, विकल्प D आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है,
लंबाई के अनुसार इसको अरेंज कर लेना है। जो ऊंचा है, जो बड़ा है उसको ऊपर, जो छोटा है उसको नीचे रखना है। अब चलिए, यह एक बैच हमारा चल रहा है जो मैथ्स वाटिका 2.0 एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है। वहाँ पे आपको कई सारा बैच मिल जाएगा। एक तो मैथ फाउंडेशन बैच, इसके अलावा रीजनिंग फाउंडेशन बैच, साथ ही साथ एलपी और टेक्नीशियन का मास्टर बैच भी चल रहा है। और यह एक नया बैच जो हमें स्टार्ट किए हैं मैथ्स के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए डिज़ाइन किया गया है। अलग अलग बैच के लिए, कहने का मतलब है कि अलग अलग एग्जाम के लिए आपको अलग अलग बैच पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एकमात्र ऐसा बैच है जो आपका सारा एग्जाम क्रैक करवाएगा। कंप्लीट मैथमेटिक्स इस बैच के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि इसके अंदर जो है सारे नए क्वेश्चन हमने डाला है। जो 2022 और 23 के अंदर एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन को चैप्टर वाइज और टाइप वाइज जो है यहाँ पे आपको डाला गया है। साथ ही साथ इसके अंदर आपको पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा, बोर्ड वाला पीडीएफ मिलेगा, प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध आपको इस बैच के अंदर करा दिया जाएगा। 399 रुपये कंप्लीट इस बैच का फ़ी है। और साथ ही साथ जो मेरा एक पीछे वाला बैच चल रहा है मैथ फाउंडेशन बैच, उसका कंप्लीट सब्सक्रिप्शन जो है वो इस बैच के अंदर आपको फ्री में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यह जो आपका वेन डायग्राम देख रहे हैं ना, यह वाला जो सर्किल है वह पदक विजेता है। यानी इस सर्किल के अंदर जितने भी व्यक्ति आप देख रहे हैं सब पदक विजेता है। इस सर्किल के अंदर जो भी है वह जिम्नास्ट है, जिम करने वाला है। और इसके अंदर जो भी है वह लड़कियां हैं। अब देखते हैं पूछा क्या है, उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब जो कथन दे रखा है 4 कथन, इसी में से चुनना है कि कौन सा कथन सही है। बोला है उन लड़कियों की संख्या जो न तो जिम्नास्ट है और न ही पदक विजेता है 23 है। उन लड़कियों की संख्या जो न तो जिम्नास्ट है और न ही पदक विजेता है। जो ना तो जिम्नास्ट हो और ना ही पदक विजेता हो, कहने का मतलब इसमें भी नहीं होना चाहिए और इसमें भी नहीं होना चाहिए। ऐसी लड़कियों की संख्या कितना है 25। यहाँ क्या बोला है 23। तो आंसर हमारा यह तो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा, रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। उन लड़कियों की संख्या, लड़की कौन होगा जो इस सर्किल में आएगा, जो ना तो जिम्नास्ट है। अब इसमें भी जो आ गया वो वैसी लड़की हो जाएगी जो जिम्नास्ट। तो 11 और 14 लड़कियाँ हैं, लेकिन ऐसी लड़कियाँ हैं जो जिम्नास्ट है और न ही पदक विजेता। और यहाँ देख लीजिए 11 और 16 लड़कियां ही हैं, इसी सर्किल में है, लेकिन वह क्या है पदक विजेता के अंदर भी है। तो हमें वैसे लड़कियों को चुनना है, उन लड़कियों की संख्या बताना है जो ना तो जिम्नास्ट है और ना ही पदक विजेता, यानी केवल लड़कियां हैं वह। इसका संख्या 25 है, यहाँ कितना बोला है 23, इस वजह से गलत। उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी है, लड़की भी हो और जिम्नास्ट भी हो, यानी इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, इस दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो इस दोनों में कॉमन का संख्या कितना है देख लीजिए, 14 और 11 25। 25 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो जो इस दोनों में होगा वही तो लड़की और जिम्नास्ट भी होगी। तो उन लड़कियों की संख्या जो जिम्नास्ट भी है उसका संख्या 14, 11, 25। यहाँ पे कितना बोला सर, यहाँ पे 41 बोला। यह हमारा आंसर नहीं होगा। आप बोलोगे सर इस 16 को नहीं जोड़ेंगे, यह 16 लड़की और पदक विजेता में है। लड़की और जिम्नास्ट होना चाहिए, तो वह कॉमन कितना है 14 और 11 25 ही है। इसी को चेक करते हैं। उन पदक विजेताओं की संख्या जो लड़कियां भी हैं, पदक विजेता और लड़की इस दोनों में कॉमन होना चाहिए। इस दोनों में कॉमन का संख्या देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए इस दोनों में कॉमन, इस दोनों में कॉमन, तो 16 और 11 27। हाँ है, विकल्प सी हमारा आंसर हो गया, पदक विजेता लड़की। तो देखिए इसके अंदर जो होगा वो क्या होगा लड़की, और इसके अंदर जो होगा वो पदक विजेता। तो दोनों के अंदर कॉमन कितना है 16 और 11। 16 और 11 कितना हो गया 27, आंसर हो गया। फिर बोला है उन जिम्नास्टों की संख्या जो पदक विजेता भी है। जिम्नास्ट और पदक विजेता उसका संख्या 11 और 8 19 है। यहाँ कितना दिया है 34 दिया है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। वेन डायग्राम बहुत अच्छे से हम पीछे भी पढ़ा चुके हैं, पीछे के वीडियोज़ को जाकर के आप देख सकते हैं। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। बोला है EFGHI J और K कितना हो गया 3 3 6 और 1 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में है और सबका चेहरा उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर बोले यानी इसके चेहरा को ऊपर की ओर कर लीजिएगा। और अगर किसी व्यक्ति का चेहरा उत्तर की ओर है तो उसका जो लेफ्ट राइट होगा बिल्कुल हम लोगों के अकॉर्डिंग होगा, यानी इस तरफ हो जाएगा लेफ्ट और इस तरफ हो जाएगा राइट। राइट कहने का मतलब दायां, लेफ्ट कहने का मतलब बायां। जिसका भी चेहरा उत्तर की ओर होगा उसका जो राइट हैंड होगा हम लोग के राइट हैंड की तरफ, और उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो हम लोग के लेफ्ट हैंड की तरफ होगा, बिल्कुल हम लोग के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन अगर व्यक्ति को दक्षिण की ओर करके बिठाया जाए, दक्षिण की ओर बिठाने का मतलब है चेहरा नीचे की ओर होना चाहिए, और जिसका भी चेहरा नीचे की ओर होगा वो हम लोग के अपोजिट होगा, यानी जो हम लोग का बायां होगा वो इसका दायां हो जाएगा, और जो दायां होगा इसका क्या होगा बायां हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में यह बोला गया है कि सबका चेहरा उत्तर की ओर है, ठीक है। अब आगे पहला लाइन देखिए क्या है, बोला है H G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। H कहाँ बैठा है, G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर।
तो पहले जी को बिठाएंगे तभी तो जी के दायां बायां किसी को बिठा पाएंगे। तो आइए जी को पहले बिठाते हैं। यहाँ पे हम बिठा दिए जी को, और जी कहाँ पे बैठा हुआ है, और जी एच कहाँ पे बैठा हुआ है, जी के दाईं ओर दूसरा, दाईं ओर इस तरफ होगा तो दाईं ओर पहला, दाईं ओर दूसरा। यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे एच को बिठा दिए। 3 व्यक्ति अभी तक हम बिठा चुके हैं, 3 सीट अभी तक बना चुके हैं। एच कहाँ है, जी के दाईं ओर दूसरा, तो पहले हम जी को बिठाएंगे तभी तो जी के दाईं ओर दूसरा किसको बिठाएंगे, एच को बिठाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला है, एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में, तो यहाँ एफ और के को बिठाने का जगह नहीं है, तो अभी इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अभी इसको अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए, इसका काम अभी नहीं किए हैं। बढ़ते जाइए नीचे। एफ और ई दोनों आई के बगल में, एफ और ई ना तो यहाँ पे ई है, ना ही एफ है, ना ही आई है, तो हम नहीं बिठा पाएंगे इसको भी। आगे बढ़ते जाइए। बोला है एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में, एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में। अब एच और ई एक दूसरे के ठीक बगल में है, लेकिन बाएं में है कि दाएं में है यह नहीं पता है। दाएं में भी हो सकता है, बाएं में भी हो सकता है। बढ़ते चलें, आगे बढ़िए। के पंक्ति के दाएं सिरे पर यानी कि दाएं किनारे पर है, तो के जो है पंक्ति के दाएं किनारे पर। कहने का मतलब कि इधर 3 व्यक्ति है ना, तो बाकी जो व्यक्ति है, देखिए कितना व्यक्ति और बिठाना है हमें, बाकी हमें बिठाना है 7 व्यक्ति, मतलब 4 व्यक्ति और बिठाना है। तो यहाँ पे यह बोला है, यहाँ पे क्या बोला गया था आपका कि के पंक्ति के दाएं सिरे पर है, तो यहाँ पे हम बिठा दिए के को। के कहाँ बैठा हुआ है, पंक्ति के दाएं सिरे पर, यानी कि सबसे लास्ट में आपका के बैठा हुआ है। इसका काम कर लिए, फिर आगे क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे। के दाएं सिरे पर बैठा है, जे एच के बाईं ओर, जे कहाँ है, एच के बाईं ओर, एच के बाईं ओर जे को बिठा दिए। चलिए आगे बढ़िए। अब यहाँ से तो क्वेश्चन पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन में पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़े थे, जिसको भी बिठा पाए उसको बिठा दिए, बाद बाकी छूट गया था। अब ऊपर से फिर नीचे की ओर चलिए। देखिए इसको तो बिठा दिए थे, एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में, एफ और के एक दूसरे के ठीक बगल में, तो के अगर यहाँ पे बैठा हुआ है तो उस तरफ तो जगह है नहीं, तो एफ को आपको यहीं पे बिठाना पड़ जाएगा। आगे एफ और ई आई के ठीक बगल में, एफ और ई आई के बगल में कब होगा, जब हम यहाँ पे आई को रखेंगे और यहाँ पे ई को रखेंगे। देखिए आई के ठीक बगल में एफ भी हो जाएगा और ई भी हो जाएगा। अब सातों के सातों व्यक्ति को हम लोग यहाँ पे बिठा चुके हैं, सभी 7 व्यक्ति आपका बैठ चुका है। अब क्वेश्चन क्या पूछा, जे के बाईं ओर ठीक बगल में कौन, जे के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, जी है। आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप निकालना है। आगे चलिए, अगला देखिए यहाँ पे क्या है, यह क्वेश्चन कथन और धारणा से है। कथन क्या है, देखिए कथन के आधार पर तय करना होता है कि कौन सा धारणा इसके बारे में सही बोल रहा है। कथन है कि मुफ्त पास लेने के लिए कृपया 21 अप्रैल तक कार्यक्रम के पंजीकरण कीजिए। कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कीजिए, रजिस्ट्रेशन कराना है अगर फ्री पास चाहते हैं तो। वैध निवास प्रमाण पत्र के बिना पास जारी नहीं किया जाएगा। वैध निवास प्रमाण पत्र, वैध रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, वैलिड रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए, तभी पास मिलेगा, और पास का ड्यूरेशन 21 अप्रैल तक है। अब इससे क्या है, धारणा यह बोला कि मतदाता पहचान पत्र एक वैध निवास प्रमाण पत्र है। आपको अपने हिसाब से नहीं सोचना है, इसके अनुसार सोचना है। क्या यहाँ पे कहीं पे स्पष्ट किया है कि वैध प्रमाण पत्र जो है, वैध निवास प्रमाण पत्र कौन कौन है? क्या कहीं पे मतदाता पहचान पत्र का चर्चा हुआ है? नहीं हुआ है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप अपने मन से मत सोचना कि सर वह तो वैध है, तो वह वैध नहीं है, इसके अनुसार सोचना है क्या इसमें कहीं पे मतदाता पहचान पत्र का चर्चा हुआ है? नहीं हुआ, गलत हो जाएगा। दूसरा, पास कार्यक्रम स्थल पर खरीदे जा सकते हैं। पास को खरीदा जा सकता है, ऐसा भी कहीं इसमें उल्लेख नहीं हुआ है। फ्री मिलेगा यह बात पता है, लेकिन इसको खरीदा जा सकता है ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। तो हमारा आंसर न तो 1 होगा और न ही 2, विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। न तो अवधारणा 1, इसको पढ़ने से न तो 1 स्पष्ट हुआ न 2 स्पष्ट हुआ, तो दोनों में से कोई जो है अवधारणा सही नहीं होगा। आगे चलिए, यहाँ देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाए। अब देखते हैं क्या है, 9 से 10 कितना का अंतर है? सर 9 से 10 में तो 1 का अंतर है। फिर आगे देखिए 10 से 18 कितना का अंतर है? 8 का अंतर। 18 से 45 27 का अंतर। एक पैटर्न पकड़ में आ जाता है तो फिर आगे डिफरेंस निकालने में दिक्कत नहीं होती है। 45 से 109 64 का अंतर। जरा देखिए गौर से, सबसे पहले 1 बढ़ाया, ठीक है, फिर 8 बढ़ाया, फिर 27 बढ़ाया, फिर 64 बढ़ाया। क्या इस नंबर को देख करके कुछ पता चल रहा है? हाँ सर, यह पता चल रहा है सारे क्यूब नंबर है।
1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो आगे हम कितना बढ़ाएंगे, 5 का क्यूब, यानी 109 में हम जोड़ने वाले हैं 5 का क्यूब यानी कि 125। तो 109 में 125 जोड़िएगा कितना हो जाएगा आपका, 234 हो जाएगा ना। 109 में 125 जोड़िए कितना हो जाएगा, 234 हो जाएगा। तो विकल्प बी जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्या पकड़ में आया लॉजिक, पहले 1 बढ़ाया, फिर 8, फिर 27, फिर उसके बाद 64। तो आगे हम 125 बढ़ाएंगे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो आगे 5 का क्यूब। इससे पीछे जो क्वेश्चन आपका था नंबर सीरीज का, उसमें क्या था आपका, स्क्वायर के फॉर्म में आगे बढ़ाया गया था, स्क्वायर का लॉजिक था, यहाँ क्यूब का लॉजिक है। अब आइए इस क्वेश्चन में देखते हैं। बोला है 5 मित्र ASDF और G एक ही कैलेंडर वर्ष में क्रमागत महीनों में एक कोचिंग संस्थान में प्रवेश लिया। एक क्वेश्चन पीछे भी आप इस तरह का देखे थे, पिछले सेट में, कहने का मतलब पिछले पार्ट में देखे थे, यही सेट का। 5 मित्र ASDF और G एक ही कैलेंडर वर्ष के क्रमागत महीनों में एक कोचिंग, क्रमागत महीना कहने का मतलब कि लगातार महीनों में, अगर जनवरी से शुरू किया तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अगर जून से शुरू किया होगा तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस तरीके से लगातार महीने में प्रवेश लिया है। यहाँ क्या बोला, ए ने मई में प्रवेश लिया। देखो भाई, ए प्रवेश लिया है कब, सर ए प्रवेश लिया है मई में, ठीक है। आगे चलिए, केवल डी ने एफ और एस के बीच प्रवेश लिया। अच्छा, डी जो है ना वह एफ और एस के बीच प्रवेश लिया। चलो इस लाइन को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, बीच प्रवेश लिया। अब आगे, जबकि जी ने ए के ठीक 1 महीना बाद, जी जो है ए के 1 महीना बाद, तो मई में अगर यह प्रवेश लिया है तो यह कब प्रवेश लिया होगा, यह प्रवेश लिया होगा जून में, ठीक है। आगे देखिए, एफ प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र, एफ अंतिम मित्र है, 5 व्यक्ति है ना, तो सबसे लास्ट में आपका किसको प्रवेश मिला है, एफ को प्रवेश मिला है, यानी बाकी इसके बीच में ही होगा। क्या बोला यहाँ पे, हाँ एफ प्रवेश लेने वाला अंतिम मित्र था। चलिए जो लाइन छोड़े थे उसको अब सेट करते हैं। बोला केवल डी ने एफ और एस के बीच, अब एफ और एस के बीच कौन प्रवेश लिया है, डी लिया है। एफ और एस के बीच कौन प्रवेश लिया है, डी प्रवेश लिया है। तो एफ नीचे है यानी कि एस इसके ऊपर होगा और बीच में आपका डी हो जाएगा। तो एफ और एस के बीच में डी प्रवेश ले लिया। आगे देखिए, सबसे लास्ट में प्रवेश कौन लिया है, सबसे लास्ट में एफ प्रवेश लिया है। तो अगर मई से शुरू करते हैं तो देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी एफ प्रवेश कब लिया होगा, सितंबर में, सितंबर में। बाकी सब तो क्रम से ही होगा, तो जून है तो इसका क्या हो जाएगा, जुलाई हो जाएगा, यह आपका अगस्त हो जाएगा। सब तो क्रम से ही है ना। सितंबर और देख लीजिए एफ और एस के बीच में डी प्रवेश लिया है, यानी यह अगर सितंबर में, यह जुलाई में, तो यह कहाँ प्रवेश लिया होगा, अगस्त में। तो सबका क्रम अब पता चल गया। पूछा है डी ने किस महीने में प्रवेश लिया, अगस्त। आंसर विकल्प ए हो जाएगा, ठीक है। पजल का सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से हम लोग बना लिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ देखिए क्या बोला है, निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आपका दिया हुआ है, इसके आधार पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं। भाई स्वर का मतलब क्या होता है, स्वर का मतलब होता है वॉवेल्स। वॉवेल्स किसको किसको बोलते हैं सर, वॉवेल्स बोलते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में कुल मिला के यह 5 वॉवेल्स है और रेस्ट जो बचता है उसको हम लोग कॉन्सोनेंट बोलते हैं। इसके बाद बी है, सी है, डी है, जो भी बच रहा है ना वह सब आपका कहलाता है कॉन्सोनेंट। ए, ई, आई, ओ, यू यह क्या है, आपका वॉवेल है। पूछा क्या है कि ऐसे कितने वॉवेल्स है, हमें खोजना है वॉवेल्स। कंडीशन आगे, जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन, जिनके प्रत्येक ठीक पहले एक व्यंजन यानी कि पहले एक कॉन्सोनेंट हो और बाद में भी व्यंजन यानी कि बाद में भी कॉन्सोनेंट हो। यहाँ पे हमें क्या खोजना है कि ऐसे कितने वॉवेल्स हैं जिनके पहले भी कॉन्सोनेंट और बाद में भी कॉन्सोनेंट। ऐसे कितने स्वर हैं जिनके पहले भी व्यंजन बाद में भी व्यंजन। वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू को बोलते हैं कॉन्सोनेंट, रेस्ट जो 21 बचा उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। खोजिए, काउंट करना है। वॉवेल देखिएगा कहाँ मिलता है वहाँ पे देखना है। देखिए वॉवेल्स तो नहीं है यहाँ तक, यह वॉवेल है। अब इसको देखिए तो ज़रा सा, क्या इसके पहले कॉन्सोनेंट और बाद में भी कॉन्सोनेंट है, हाँ सर है। तो एक तो यह वाला हो गया, ठीक है। इसको देख लीजिए, यह एक ऐसा वॉवेल है जिसके पहले भी कॉन्सोनेंट बाद में भी कॉन्सोनेंट। अच्छा ए भी तो वॉवेल है, ए को देखिए, एक तो आपका आई हो गया, आई के पहले भी कॉन्सोनेंट बाद में भी कॉन्सोनेंट। ए को देखिए, ए के भी पहले कॉन्सोनेंट और बाद में भी कॉन्सोनेंट। लेकिन क्या हम ई को काउंट करेंगे, ई को काउंट नहीं करेंगे। यू के ई के पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में वॉवेल है। हमें क्या काउंट करना है, पहले भी कॉन्सोनेंट बाद में भी कॉन्सोनेंट, ऐसे वॉवेल को काउंट करना है। तो ई एक ऐसा वॉवेल है जिसके पहले तो कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है, बाद में वॉवेल है। छोड़ दीजिए इसको। इसको देखिए, आई को देखिए, आई के पहले भी कॉन्सोनेंट बाद में भी कॉन्सोनेंट, इसको काउंट करेंगे।
ओ वॉवेल तो है लेकिन इसके पहले और बाद में कॉन्सोनेंट नहीं है। देखिए आर कॉन्सोनेंट है लेकिन ए वॉवेल है, छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए इसको यू के पहले भी कॉन्सोनेंट बाद में भी कॉन्सोनेंट, इसको भी काउंट करेंगे और इसके बाद तो वॉवेल है ही नहीं। तो ऐसे कितने वॉवेल हैं जिनके पहले और बाद दोनों में कॉन्सोनेंट है? आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बारीकी से पहले इस पैटर्न को बना लीजिएगा, फिर यही चीज़ आप खोजिएगा, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, यानी वॉवेल को खोजना है जिसके पहले बाद दोनों में कॉन्सोनेंट हो। तो केवल वॉवेल्स पे आपका ध्यान जाना चाहिए। आई है, ए है, यू है, आई है, ओ है, यू है, ए है, इन सब को चेक करेंगे। अच्छा ए को देखिए तो ए भी तो वॉवेल है लेकिन क्या इसके पहले कॉन्सोनेंट और बाद में वॉवेल है? क्या इसके पहले कॉन्सोनेंट और बाद में भी कॉन्सोनेंट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ए के पहले आपका वॉवेल है। तो केवल वॉवेल को आपको चेक करना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें पांचवी संख्या से वही संबंध होगा, पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी का पहली से और चौथी का तीसरी से। यानी इसका जो संबंध इसके साथ है, इसका जो संबंध इसके साथ है, इसका वही संबंध किस नंबर के साथ होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 से 55 कैसे बनाएंगे? गुना 5 + 5 55 हो जाएगा। उसी तरह से 12 से 65 गुना 5 + 5 करिए। उसी तरह से 18 से क्या बना सकते हैं? गुना 5 + 5, तो 18 पंचे 90 और 5 कितना? 95। विकल्प ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसानी से अपना आंसर हम लोग निकाल लेंगे। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अक्षर का मतलब लेटर होता है, संख्या यानी कि नंबर, प्रतीक यानी कि सिंबल। अब यहाँ पे क्या बोला है? ऐसे कितने प्रतीक हैं? प्रतीकों की संख्या बताना है। क्या बताना है? प्रतीकों की संख्या यानी कि सिंबल खोजना है। क्या खोजना है सर? हमें इस बार सिंबल खोजना है। पीछे भी ऐसा क्वेश्चन देखे हैं, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार सिंबल खोजना है। सिंबल प्रतिशत है, स्टार है, @ है ना, डॉलर है, बराबर है, यह सब सिंबल है, चिन्ह जिसको बोलते हैं। आगे जिसके ठीक पहले एक संख्या, अच्छा सिंबल के पहले क्या होना चाहिए? नंबर होना चाहिए, संख्या, नंबर, अंक होना चाहिए। और बाद एक अक्षर यानी कि बाद में एक लेटर होना चाहिए। लेटर कहने का मतलब ABCD XYZ यह सब होना चाहिए। बाद में लेटर और पहले नंबर। हमें क्या करना है? हमें ऐसे सिंबल को चुनना है जिसके पहले एक संख्या, बाद में एक लेटर, जिसके पहले एक नंबर और बाद में एक लेटर, जिसके पहले एक संख्या और बाद में एक अक्षर होना चाहिए। सिंबल खोजिए। देखिए सिंबल कहाँ कहाँ है। यहाँ पे देखिए एक सिंबल है। क्या इस सिंबल के पहले नंबर है? नहीं है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। क्या इस सिंबल के पहले नंबर और बाद में लेटर है? हाँ सर है, तो एक तो यह वाला हो गया, इसको तो काउंट करेंगे। इस सिंबल के देख लीजिए पहले नंबर और बाद में लेटर है। आगे चलिए, क्या इस सिंबल को काउंट करेंगे? नहीं काउंट करेंगे, इसके पहले नंबर बाद में लेटर नहीं है। इस सिंबल के पहले नंबर बाद में लेटर नहीं है। आगे देखिए यहाँ सिंबल है, इस सिंबल के पहले नंबर बाद में लेटर नहीं है। इस सिंबल के पहले नंबर बाद में लेटर नहीं है। पहले नंबर बाद में लेटर होना चाहिए, यहाँ तो उल्टा है, नहीं लेंगे। इस सिंबल के पहले नंबर बाद में लेटर नहीं है। इस सिंबल के भी पहले नंबर बाद में लेटर नहीं है। फिर यहाँ पे एक सिंबल है, इसके पहले नंबर बाद में लेटर नहीं है। तो ऐसा केवल एकमात्र है इस पूरे श्रृंखला में, केवल एकमात्र ऐसा पैटर्न है, केवल एकमात्र ऐसा सिंबल है जिसके पहले नंबर और बाद में लेटर, वह क्या है? स्टार। देखिए इसके पहले नंबर और बाद में क्या है? लेटर। बाकी कोई भी देखिए इस सिंबल के पहले नंबर बाद में लेटर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऐसे जो है वह आपका पैटर्न केवल कितना है? केवल एक है। तो विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और यह आपका आखिरी क्वेश्चन था। तो इस तरीके से यह सेट आपका कंप्लीट हो गया। एक सेट हम लोग रीजनिंग का भी कंप्लीट कर लिए हैं। फिर से हम लोग मैथ के सेट को आगे बढ़ाएंगे और बीच बीच में रीजनिंग के सेट को लेकर के हम आते रहेंगे। और अभी हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे। अभी एक सेट को कंप्लीट करने के लिए 2 वीडियोस का सहारा हम लोग लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट को अभी अच्छी तरह से आपको हमें सिखाना है। आपका स्पीड हमको बढ़वाना है, खुद का स्पीड हमको नहीं बढ़ाना है। और आपका स्पीड तभी बढ़ेगा जब आप उन कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। आपके ढेर सारे कमेंट्स आते हैं कि सर एक दिन में एक सेट कंप्लीट करिए। भाई एक दिन में क्यों, 10 मिनट में भी हम एक सेट कंप्लीट करा सकते हैं, लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए। जैसे ही एक बार चीज़ों को आप सीखने लग जाइएगा, समझने लग जाइएगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलने लगेंगे जो रिपीट हो चुके होंगे, 10 बार 5 बार रिपीट हो चुका होगा। फिर उन क्वेश्चन को हम लोग सीधे छोड़ के आगे बढ़ने लगेंगे। तो उसके बाद जो है एक दिन में 2-2 सेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, शुरुआत में आप धीमे चलिए। शुरू में ही अगर भागना शुरू करिएगा तो फिर गिर जाइएगा, है ना। तो पहले धीरे धीरे चलिए, फिर अपना स्पीड बढ़ाएंगे, फिर दौड़ना भी हम लोग शुरू करेंगे। ओके, चलिए तो आज के क्लास में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।